आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अनंतनाग एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। वहीं लारनू इलाके में एनकाउंटर लगातार जारी है। हलिन कचून में सिक्योरिटी फोर्सेज का बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। तो अनंतनाग में एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और अनंतनाग एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। वहीं लारनू इलाके में अभी एनकाउंटर जारी है। हलन कचून में सिक्योरिटी फोर्सेज का बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन यह अनंतनाग की तस्वीर, जहां पर 2 दहशतगर्दों को उनकी नापाक कोशिशों को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को उस वक्त एक और कामयाबी मिली जब हालन शांगस एरिया में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और उसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। और हम इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये घना जंगल है और किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसके बाद एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ और उस ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और सोर्सेज की अगर माने तो काफ़ी अहमियत का हामिल है ये एनकाउंटर। और ये कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में जिन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है तो वो उस किलिंग में मुलविस हो सकते हैं जब हिलाल को एबडक्ट किया गया था, जो कि टीए सोल्जर है था, और उसको एबडक्ट करके जो है शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद से ही ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया। 8 अक्टूबर की बात है और 8 अक्टूबर को हिलाल को एबडक्ट किया गया इन्हीं जंगलात से। और उसके बाद 9 अक्टूबर को हिलाल की बॉडी मिली थी। तो ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही जो सर्च ऑपरेशन है या फिर जो इन मिलिटेंटों का सुराग लगाने की बात है तो उसको जारी रखा गया। और उसके बाद आज सिक्योरिटी फोर्स को बिलाखिर कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिलाल की किलिंग का बदला जो है वो लिया गया इन दोनों मिलिटेंटों की हलाकत की शक्ल में। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस या फिर सर्च ऑपरेशंस जो है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की टोपोग्राफी है, कितने घने जंगलात है और इन घने जंगलात में ही इन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी देर से, जिस तरह से हमने कहा कि हिलाल की किलिंग के बाद लगातार यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस की खबरें मिल रही थी और इस एरिया को लगातार कॉर्डन में तब से रखा गया था। और जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसको भी मज़ीद जो है सख्त कर दिया गया था, इंटेलिजेंस जो ग्रिड है। और उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और एक ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर इस एरिया में कुछ और मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो उनका भी सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए और उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें जो है वो जारी है। न्यूज़ 18 के लिए हालन शांगस से मुदस्सिर कादरी। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन की 3 तस्वीरें हैं। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। बांडीपुरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां जंगल में छुपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर, आतंकियों को तलाश किया जा रहा है। मागाम में 2 मजदूरों को गोली मारने के बाद अब मागाम में सर्च ऑपरेशन कल रात से ही लगातार जारी है, जहां पर आतंकियों को ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर तीसरी तस्वीर श्रीनगर के खानियार की, जहां पर मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों पर फायरिंग के बाद यह मुठभेड़ हुई है और यह मुठभेड़ अभी भी जारी है, बताई जा रही है। खानियार इलाका है, श्रीनगर का जंगल से सटा हुआ इलाका है, जहां पर ये फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो 3 जगहों पर एक साथ ये सर्च ऑपरेशन और आतंकी हमले हुए, जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए इन्हीं आतंकी हमलों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनंतनाग से हमारे सहयोगी, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सरोज कफील हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सरोज, कुल मिलाकर अगर बात की जाए 3 जगहों पर, कल हमने देखा था मागाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और उसके बाद आज 2 जगहों पर और दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। अनंतनाग में मुदस्सिर से भी हम वहां की जानकारी लेंगे, लेकिन इन हमलों को किस तरह से देखा जाए, ताबड़तोड़ जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं?
देखिए, अगर हम इन हमलों की बात करें, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी गगनगीर जो गांदरबल का एक ऐसा इलाका है जहां पे 90 के दशक में भी जिस वक्त पे यहां पर आतंकवाद जो था अपने अरूज पे था, उस वक्त भी गगनगीर जैसे इलाकों में ऐसे हादसे नहीं होते थे। तो आपने देखा पहले ये गगनगीर जैसे इलाकों पे अटैक हुआ, उसके बाद आपने देखा कि माजहामा जो अभी आप बात कर रहे थे, मागाम नॉर्थ कश्मीर, वहां पे अटैक हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप बात कर लें तो आपने देखा होगा जो ही गर्मियां होती हैं तो मोस्टली आप देखेंगे आतंकी जो है ये लोग पनाह ले लेते हैं पहाड़ी इलाकों में। तभी आप देखेंगे मोस्टली कि जितनी भी गर्मियों में एनकाउंटर्स होते हैं, इस तरीके के हादसे होते हैं, वो जंगलों में आप देख पाते हैं मोस्टली। तो अब कहीं ना कहीं सर्दियां शुरू हो गई हैं और जो ये आतंकवादी है ये सर्दियों में कोशिश करते हैं कि निचले वाले इलाकों में आ जाएं ये लोग। तो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर भी हो जाता है कि अब ये लोग काफी जो जंगलों के एरियाज में थे वहां से नीचे आ गए हैं। तभी आपने एक कारण देखा होगा कि जो मजगाम है कल वो भी प्लेन रीजन्स में है, वहां पर पहले 2 नॉन लोकल जो लेबरर्स थे सहारनपुर के, उन पर अटैक हुआ। और आज देखिए शहर खास श्रीनगर, जहां पर आज से 2.5 साल पहले 2022 में यहां पर 10 अप्रैल को एक एनकाउंटर हुआ था बिशंबर नगर में, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इस नौयत का नहीं था वो। लेकिन आज हमने काफी सालों बाद देखा है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शहर खास में, वो भी खानियार जैसे इलाके में जो काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहता है और काफी ज्यादा हेवी डिप्लॉयमेंट भी रहती है। यहाँ पे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कई सारी ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियां हैं सीआरपीएफ की जो इस इलाके में फैली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर इतनी डेंस लोकेलिटी में आतंकवादियों का आना। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंज ये रहता है कि देखिए कई सारे ऐसे एग्जिट रूट्स रहते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं डाउनटाउन की, शहर खास की, यहाँ पर जहाँ पर वो इस वक्त यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है उसके निकलने की काफ़ी ज़्यादा जगहें हैं यहाँ से। हालांकि हम सुबह से ही देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, सीआरपीएफ है, एसओजी है, जेके पुलिस है, तो वो चैलेंजिंग है। और दूसरा चैलेंज ये है कि आप देखिए सुबह से ही जो वो पर्टिकुलर घर है जहाँ पर इनको देखा गया था उसको अभी वहाँ आग लगा दी गई है, वहाँ पर हेवी शेलिंग हुई है। और उस घर को आग लगाने के बाद भी एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे घर जो हैं वो सटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, जिसे हम लाइन हाउस या रो हाउस कहते हैं। तो एक भी घर को डैमेज होगा तो साथ में जितने भी घर हैं उनमें भी डैमेज होगा, तो वो भी एक चैलेंज है। तो इसलिए हमने देखा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां भी इस वक्त स्पॉट पे हैं। अब अगर हम कुल मिला के बात करें, देखिए आपने देखा हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुए और 2 दिन बाद यहाँ पर असेंबली शुरू हो रही है, वो भी ठीक 6.5-7 साल बाद। तो किस तरीके से चैलेंजेस हैं, या कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है और कहना चाह रहा है कि भले ही पार्लियामेंट्री या असेंबली इलेक्शंस या पिछले 5 साल से जो कलेक्टिव एफर्ट्स लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे इस अमन को मेंटेन करने की, इस पीस को, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। जी अबू। हाँ, तो बिल्कुल सरोज, बहुत डिटेल में आपने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से अमन में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। सरोज हमारे साथ बने रहिए, सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे। मुदस्सिर कादरी भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अनंतनाग में जहां पर इनकाउंटर चल रहा था, 2 दहशतगर्दों को ढेर किया गया, मार गिराया गया, इस वक्त वहां की ताजा सूरत हाल क्या कुछ है? देखिए हुरैर, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन है आज सुबह एक मुसद्दिका इतला के बाद लॉन्च किया गया था और एक मुख्तसर से एनकाउंटर के बाद 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और अगर ज़राए की हम बात करेंगे तो सोर्सेज के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट जो वहाँ पे छुपे हुए थे इस जंगलाती एरिया में, तो ये इतला सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली और जिसके बाद ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसके बाद 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो तीसरा मिलिटेंट है वो जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हुआ है, लेकिन वो इसी फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है, जिसके बाद इसको जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है इसको मजीद वसी कर दिया गया और जो सर्च ऑपरेशन है उसको भी इंटेंसिफाई कर दिया गया। और बिल्कुल हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर ग्रिड है, ये कॉर्डन है, जो एनकाउंटर स्पॉट है उसका एक्सटीरियर कॉर्डन है और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। और जो एक्सटीरियर ग्रिड पे जो है सीआरपीएफ की खदमात भी हासिल की गई है। और यहाँ से भी हम दिखाना चाहेंगे कि जो ये दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको भी सील कर दिया गया है और जो सिविलियन मूवमेंट है इस एरिया में उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है ताकि इंसानी जानों का जिया जो है वो यहाँ पर ना हो, किसी किस्म की कैजुअलिटी ना उठानी पड़े अगर सिविलियन के तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एनकाउंटर यहाँ पे हुआ है और दोनों जो मिलिटेंट इसमें हलाक हुए हैं, हालांकि उनकी जो शिनाख्त है वो अभी तक पुलिस ने उसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो मिलिटेंट मारे गए हैं तो उनमें से एक जो है
है वो फॉरेनर मिलिटेंट है और दूसरा जो है वो मकामी है, यानी कि यहाँ लोकल कश्मीरी मिलिटेंट है। और जिस तरह से अगर सोर्सेज की हम बात करेंगे, ये भी बताया जा रहा है कि जो 8 अक्टूबर को, जिस तरह से इससे कबल भी हमने कहा कि 8 अक्टूबर को एक टीए आर्मी का टीए सोल्जर है उसको एबडक्ट किया गया था, जो नौगाम शांगस एरिया का था। तो उसको एबडक्ट करने के बाद जो है उसकी लाश दूसरे दिन मिली थी। तो यही ग्रुप था जो उसकी हलाकत में मुलव्वस था और उसके बाद से ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया था, जो आज तक जारी रहा। और लगातार जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको मजबूत कर दिया गया, इंटेलिजेंस खिदमत जो है वो हासिल की गई और उसके बाद आज इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर अभी जो ये ऑपरेशन है ये जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि रात के दौरान भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और हम दिखाना चाहेंगे ये जो टोपोग्राफी है इस इलाके की कि कितने घने जंगलात है और इन घने जंगलात में मिलिटेंट को ढूंढ निकालना यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज भी है। और रात का समय भी है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है रात आ रही है और दिन का उजाला खत्म हो रहा है, लेकिन इसके लिए जो है जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है वो आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस अडॉप्ट कर रही है। जो सर्च लाइट्स है, फ्लड लाइट्स है, वो भी हमने यहाँ से जाते हुए देखा। जो कैवलकेड से जो कॉन्वॉयज थी आर्मी की यहाँ से गुजरी और एनकाउंटर सपोर्ट की जानिब जो है वो वहां पे पहुंच गए। और इसका ये मतलब हुआ कि रात के दौरान भी अब ये ऑपरेशन जारी रहेगा और ये कोशिश की जा रही है कि अगर यहां पर वाकई तौर पर तीसरा मिलिटेंट मौजूद था तो वो मिलिटेंट कहां गया, और उसकी तलाश जो है शोधमत से जारी है, बड़े पैमाने पर जारी है। और ये ऑपरेशन जो है मजीद जो है इसको इंटेंसिफाई किया गया है, मजीद कॉर्डन को वसी कर दिया गया है। न सिर्फ हालन बल्कि जो आसपास के इलाके हैं, चाहे कोकरनाग एरिया की बात करेंगे क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है कोकरनाग और शांगस एरियाज का, तो शांगस और कोकरनाग इलाकों में जो है ये कॉर्डन वसी कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई बना दिया गया है। तो बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, इस पर और बातचीत करेंगे। मुदस्सिर हमारे साथ बने रहिए। सरोज कफील भी श्रीनगर खानियार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, जिस तरह से अनंतनाग में हमने देखा, जो मुदस्सिर कादरी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे कि जंगल का इलाका है, आसपास में घने घने जंगल हैं और अक्सर हमने देखा है कि इन जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी हमला करते हैं और उसके बाद अपनी वारदात को अंजाम देकर जंगलों में छुप जाते हैं, जंगलों का सहारा लेते हैं। लेकिन खानियार, श्रीनगर का खानियार इलाका एक रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में इस तरह की आतंकी और दहशतगर्दाना हमला होना और इस तरह की कार्रवाई होना, क्या लगता है ये तशवीशनाक है कहीं ना कहीं? सही कह रहे हैं आप। देखिए, अब हमने देखा था, हालांकि अगर हम पहले की बात कर ले, देखिए 90 का दशक जो था उस टाइम पे हम अगर पर्टिकुलरली बात करें खानियार इलाके की या शहर खास की, ये तो बहुत ही इस तरह के जो हादसे होते थे वो बहुत ही आम थे यहाँ पर। और जब यहाँ पे टेररिज्म हुआ, मिलिटेंसी भी स्टार्ट हुई, तो काफ़ी सारे लड़के थे जो यहाँ से ही आए थे, खानियार से ही उठे थे या शहर खास से उठे थे। तो लेकिन अब देखिए चैलेंज ये है कि जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था या कि श्रीनगर जैसी जगह, शहर खास जैसी जगह में वो लोग यहाँ पे रुके हुए थे और उसके बाद इतनी डेंसली पॉपुलेटेड जगह में रुकना, और फिर क्योंकि वो भी जानते हैं शायद कहीं ना कहीं आतंकवादी की किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं जब आप प्लेन रीचेज में आते हैं और स्पेशली जब आप एक शहर में होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी एक इशारा है कि क्या यहाँ के लोकल्स जो हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जिस घर में वो आतंकवादी अभी हैं उस घर में अगर हम बात करें तो उनके पहले भी कुछ कनेक्शंस रहे हैं, अगर हम बात करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जिनका भी ये घर है मसूद शाह का, उनके जो फादर थे वो जमात इस्लामी से जुड़े थे और उनके जो छोटे भाई थे जिसका नाम आफाक हुसैन शाह था, जो यहाँ पर 2002 बादामी बाग आर्मी कैंटोनमेंट एरिया पे फिदाई अटैक हुआ था, वो लीड किया था उस टाइम पे एक फॉरेन टेररिस्ट थे और साथ में जो लोकल थे वही यही आफाक शाह थे। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि कोई लोकल हेल्प तो नहीं मिल रही है और वो भी अभी थोड़ी देर में ही पता लगेगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको ये बताऊं, देखिए आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा हेवी शेलिंग हुई यहाँ पर, लेकिन पिछले एक घंटे मतलब आप माने कि पिछले आधे घंटे से यहाँ पर कोई एक गोली नहीं चली है दोनों तरफ से। और सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूँ, हालांकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई ट्वीट नहीं आया है, उस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, पुष्टि नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जो एक टेररिस्ट अंदर था उसको मार गिराया
गया है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। ये अभी तक जितने भी यहाँ पे पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, हमारी उनसे ऑफ कैमरा बात हो रही है, ये उनका कहना है, और शायद यही कारण है कि पिछले आधे घंटे से फायरिंग बिल्कुल रुक चुकी है। बाकी अगर हम बात कर ले, देखें जाहिर सी बात है अभी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि 2 दिनों बाद यहाँ पर असेंबली फिर से स्टार्ट होगी। लास्ट असेंबली यहाँ 2017 में हुई थी, तो 6.5-7 साल का गैप है। किस तरीके से जो ये MLAs हैं या जो अपोजिशन है बीजेपी इन मुद्दों को आगे उठाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी होगा कि अभी आपने देखा फारूक अब्दुल्ला का भी एक आपने बयान सुना, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कौन है ये लोग, इन्हें जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। और ऐसा क्योंकि जो ही यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि हर दूसरे या तीसरे दिन इस नौयत के जो है अटैक्स हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करे। और आपको यहाँ पे याद भी दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये यूटी है और जितने भी सिक्योरिटी के अफेयर्स रहते हैं वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के साथ और फिर LG के पास रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त जो यहाँ की प्रेजेंट डिस्पेंशन है गवर्नमेंट है उनको डायरेक्ट ब्लेम किया जा सकता है। तो इस वजह से इस वक्त सब यूनानिमसली, भले आपने अभी PDP का भी बयान देखा होगा, उन्होंने भी कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ऐसे जो किस्से हो रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करें ताकि इनका जो ये मॉड्यूल है ये समझ आ जाए हम लोग। यानी अब और फिर इन उसके बाद हमलों पर कहीं ना कहीं PDP सियासी बयानबाजी भी एक तरह से सरोश सामने आ रही है। लेकिन इन हमलों पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोश कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिफाई माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासी और फौजी इदारे लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर मायूस हैं। उन्होंने कहा कि पाक तरबियत याफ्ता दहशतगर्द आजकल सर्दियों और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अब दहशतगर्दों को घेरे में लेकर मारा जा रहा है। उन्होंने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि इस मसले पर सियासत न करें और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम अंजाम देने दें। बेसिकली ये चीज़ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुकलाया हुआ है और उसने बेसिकली ये जो सक्सेसफुल इलेक्शन हो गया है जिसके अंदर अभी उमर अब्दुल्ला जी ने अभी उन्होंने शपथ भी लिया, उनकी कैबिनेट भी सारी गठन हुई, ये चीज़ जो है ये इनको बड़ी खल गई है। आपने देखा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब जिस दिन शपथ ली थी उस दिन भी यही हुआ था, ये हमारे जो श्रद्धालु थे शिव खोड़ी के उनके ऊपर अटैक हुआ। अब जो है ये इसके जो है अभी जो ये सक्सेसफुल इलेक्शन के बाद में उन्होंने फिर वही किया। चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है अपने लोगों का ध्यान जो है वो जो है भटकाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे जो है अमन शांति हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपने देखा POJK में क्या हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं सारे। तो ये जो चीज़ है उनको बहुत डरा रही है और ISI का एक बड़ा डायरेक्टिव है, क्योंकि हमें पता है, देखिए इंटेलिजेंस हमारे जितने जो चाहे पुलिस के हैं चाहे आर्मी सोर्सेज से, हमें पता है कि अभी 30-40 के करीब जो टेररिस्ट हैं, ये फॉरेन टेररिस्ट, वो अभी भी सक्रिय हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ में इनकी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कुछ। तो ये जो लोग हैं अब इनको इन्होंने डायरेक्शन दे दी है कि भाई आप जो है ये रैंडम शुरू करो। एक सबसे पहले आप नॉन लोकल्स को टारगेट करो। नॉन लोकल्स कहाँ काम कर रहे हैं? वो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ताकि प्रोजेक्ट्स की जो डेवलपमेंट चल रही है वो बंद हो जाए। दूसरा, जो भी आपको टारगेट मिलता है आप वहां पे उसको करिए। अब उससे हो क्या गया है कि आपने देखा कि हमने जो हमारे सुरक्षा बल है सारे, होम मिनिस्ट्री ने जब मीटिंग ली और उसके बाद सुरक्षा बलों का जो सारा एक जॉइंट जो कमांड का जो सारा हुआ, उसके अंदर आपने देख लिया किस हिसाब से QRTs भी बन गई हैं, फौज की भी बन गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बन गई है, सारी वो इसीलिए बनी है कि ताकि ये जो रेमिनेंट्स हैं टेररिस्ट के उनको जो है पूरा खत्म किया जाए। तो वहीं मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह चौकस हैं। वहां ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे दहशतगर्दी के वाकयात मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। जो 4-5 वाकयात हुए हैं वो अफसोसनाक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगड़ी हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा।
जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। भारत चीन सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इस पर दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं कि भविष्य में क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर, दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ होगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दहशतगर्दाना हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत को कमजोर करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कशीदगी का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन हमलों की तहकीकात की जानी चाहिए, दहशतगर्दों को मारने के बजाय पकड़ा जाए और इन मामलों की गहराई से तफ्तीश की जाए कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पतंजलि कच्ची घास। करनाल में तेज रफ्तार थार का कहर, बाइक को टक्कर मारने के बाद भी नहीं रोकी गाड़ी, कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद हुआ फरार। करनाल की तखाना गांव में युवक की हत्या, चाकू गोद कर की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही। इसी दौरान बीजेपी के तर्जुमान अजय भारती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल किया कि इंतखाबात के बाद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में अचानक इजाफा कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और अगर हम कल शाम की बात करें तो 2 नॉन लोकल्स को फिर टारगेट बनाया गया और आज भी श्रीनगर और बांडीपुरा में कई जगहों पे एनकाउंटर्स और सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं और एमपी हैं आगा रोहुला, उन्होंने और सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किए हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इलेक्शन के बाद ये ज़्यादातर ये क्यों अटैक्स हो रहे हैं, क्या वजह है। जाहिर तौर पर उन्होंने कटाश किया है, बीजेपी को टारगेट किया है, बीजेपी को, और कई सवाल उठाए हैं। मेरे साथ हैं अजय भारती जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं।
रोहुला साहब ने भी और सुरेंद्र चौधरी भी, और उससे पहले भी इनके नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे हैं कि आखिर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इलेक्शन के बाद ही इतने ज्यादा अटैक क्यों हो रहे हैं? क्या ये स्टेटहुड अगर रेस्टोरेशन है उसको सैबोटाज करने की कोशिश तो नहीं है? कहीं ना कहीं वो आपको घेरे में ले रहे हैं। वो हमको क्या घेरे में लेंगे जो खुद घेरे में हो। वास्तविकता ये है कि उनको शायद तो या उनको जानकारी नहीं है या वो एक कठपुतली की तरह, पॉन्स की तरह यूज किए जा रहे हैं एक बड़े नैरेटिव को सेट करने के लिए। इन सारे जो अपने आपको सम्मानित नेता मानते और बड़े पदों पर बैठे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, कोई कहीं पर बैठे हैं, इनको याद करिए कि वो इलेक्शन से पहले भी क्या करते थे। इन्हीं के नेताओं के बयान और इनके प्रमुख नेताओं के बयान थे कि यहाँ पर अभी टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। तो आज का ये मानते हैं कि वो तब गलत कह रहे थे। वास्तविकता ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही एक डिसेप्टिव पॉलिटिक्स, एक धोखे वाली पॉलिटिक्स, एक गलत राजनीति की तरफ बढ़ाती हुई है। गांधरबल में अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे अटैक होते रहेंगे तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का जो एक हम कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कहीं ना कहीं आप ये नहीं चाहते हैं कि स्टेट वापस हो, यहाँ पावर दोबारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको आए, इसीलिए हालात को बहाना बना के आप मतलब एक साजिश की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, अगर जब वो कहते हैं कि रेस्टोरेशन शब्द का जो हम डिक्शनरी में मालूम शब्द का अर्थ समझते हैं, तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं होना है। जम्मू कश्मीर यूटी को एलिवेट किया जाएगा स्टेट की तरफ, वो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, उस पार्टी को शुरू से मालूम थी कि इस तरह की यहां पर ये हालात हैं, और वो खुद कहा करते थे, वो इल्जाम लगाते थे कि यहां पर टेररिज्म बढ़ रहा है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। ये उन्होंने 2019 के बाद कभी बंद नहीं हुआ, ये उनका ये था। तो आज उनको क्यों लग रहा है कि अचानक अलग हो गया? ये उनको उत्तर देना चाहिए, उनको लोगों को बताना चाहिए। स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस ना दे सकते तो उन्होंने अपने यहां पर क्यों इसमें रखा? फिर उनसे पहले उन्होंने जो वादे किए थे उसमें पलटी क्यों मारी? प्रश्न मैं फिर बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं मैं आपको, उनके बारे में जो उनको पूछना पड़ेगा। लोग पूछेंगे उनसे कि आपने जो वादे किए थे, आप तो चुनाव लड़ने के लिए ही पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब आपने ये सारा किया तो आप वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उससे बचने के लिए इस नैरेटिव को क्यों पुश कर रहे हैं? पहले आप कहते थे कि पाकिस्तान के साथ बात करोगे तो तब ये सब रुकेगा, अब कह रहे हो कि नहीं, पाकिस्तान से बात नहीं करनी है। आप जो ये पलटी मार पॉलिटिक्स करते हो, इससे निकल आइए, वास्तविक में डिलीवर कर दीजिए। आपको ग्राउंड पर डिलीवर करना पड़ेगा। लोग आपको प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, आपको जवाबदेह, अकाउंटेबल मानेंगे, और आपको ये बताना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो अजय भारती स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, कहीं ना कहीं काउंटर अटैक कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और उनकी लीडरशिप पे, और कह रहे हैं कि बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेट है और जो वो साजिशों की बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी की कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। और उधर कविंदर गुप्ता ने मागाम हमले को एक फाल कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमन और अमान को बरकरार रखने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अब इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं तो तशवीश होना फितरी है। देखिए, आज भी पाकिस्तान परस्त कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, कायरतापूर्ण हरकत की है, और विशेष करके त्योहार के दिन ये गलत है। काफ़ी शांति व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस प्रकार की घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। एक ज़रूरत है अभी भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो कि समय समय पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर बनकर के, अंडरग्राउंड वर्कर बनकर के आज भी बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो ये तो अच्छा है कि उनकी जान को कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज ये एक चिंता का विषय बन जाता। और ये लगातार 4-5 घटनाओं का होना तो एक चिंता यहाँ पर करता है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले जिस प्रकार से अखनूर में उन लोगों को चिन्हित करके मार भी दिया है, ऐसी प्रयास किया जाएगा। उधर बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला को ऐसा कुछ महसूस हो रहा है
तो ये अब हुकूमत में है, अपोजिशन में नहीं। अगर इन्हें ऐसी इत्तलात मिली हैं तो सामने लाएं। देखिए, जो मजदूरों की दुखद हत्या हुई है उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है। परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए। आप विपक्ष में रहकर गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो सत्ता में आकर अगर यह बात में कोई भी सच्चाई है तो यह आपके मन का या तो भय है, और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करने चाहिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। करनाल में तेज रफ्तार थार का कहर, बाइक को टक्कर मारने के बाद भी नहीं रोकी गाड़ी, कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद हुआ फरार। करनाल के तखाना गांव में युवक की हत्या, चाकू गोद कर की गई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। करनाल की विकास कॉलोनी में घर पर फायरिंग से दहशत, 3 दरवाजों पर को पार कर गई गोली, गोली किसने चलाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ से है, जहां मकामी खवातीन ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ भाई दूज बनाया, फौजियों के माथे पर तिलक लगाया और लंबी उम्र की दुआ की। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी खवातीन ने भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े पुंछ में भैया दूज का त्यौहार मनाया, जो कि भाइयों और बहनों के दरमियान मोहब्बत की अलामत है। सीआरपीएफ की 38वीं कोर के जवानों के साथ उन्होंने इलाके में मुल्क और इज्जत की हिफाजत के लिए ताल्लुकात से तैनात सीआरपीएफ जवानों के माथे पर तिलक लगाया और इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। पुंछ की खवातीन जिन्होंने सीआरपीएफ जवानों को टीका लगाया था, इनका कहना है कि घरों से दूर इन भाइयों को भाई बहन की मोहब्बत के त्यौहार में अपनी बहनों की कमी महसूस करनी चाहिए, इसलिए हम आज इनके साथ भैया दूज मनाने आए हैं। भाइयों ने इनके माथे पर तिलक लगाया और खुदा से इनकी लंबी उम्र की दुआ की। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज का त्यौहार जहां बहनें अपने घरों में मनाती हैं, वहीं पुंछ जो है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित है और यहाँ पर आतंकवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और उनके साथ आज पुंछ की कुछ बहनें जहाँ आई हैं, उन भाइयों को उन्होंने तिलक लगाया और उनकी लंबी आयु की कामना की है। उन बहनों से बात करेंगे कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया और उनका क्या कहना है इसको लेकर। जी आपका नाम? जी मेरा नाम ज्योति बर्रा है। जी बताइए जो आज हम भैया दूज का त्यौहार है, हम आए थे अपने सीआरपीएफ भाइयों के पास उनको तिलक लगाने, उनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए। तो हम यही माता रानी से यही दुआ करते हैं कि हमारे भाई जहाँ भी रहें वहाँ स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो उनकी। तो ये भी घर से बाहर रहते हैं, तो हमें भी होता है कि हमारे भाई जो इतनी दूर से अपने बच्चे घर बार छोड़ के आते हैं, बहनों इतनी आज के दिन बहनों की बड़ी याद आती है और भाइयों की भी याद आती है सबको, लेकिन हम भी आते हैं अपने भाइयों के पास। तो ये हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाला। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ भाइयों का। तो सबकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, कैसा लगा उनको कि जो स्थानीय बहनें हैं आज यहाँ पर उनके यहाँ भैया दूज मनाने आई हैं, तो उनका क्या कहना है? सर आपका नाम? मेरा नाम हजारी लाल, सेकंड कमांड 38 बटालियन सीआरपीएफ। आज हमारी बहनें जो पुंछ से आई हैं, हमारे लंबी उम्र के लिए, हमारे जो है स्वस्थ जीवन को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारे जो जवान हैं, हमारे अधिकारी हैं जो अपने घर में नहीं पहुंच पाए हैं, वो अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, तो उन बहनों की
जो कमी को पूरा करने के लिए हमारी जो बहनें पुंछ से आई हैं, बहन का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे इस कैंप परिसर में आके हमारा लंबी उम्र की कामना की। कैसा लगता है जब स्थानीय बहनें आती है, क्योंकि भारत की विविध है यहाँ पे, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमारा जो तैनाती है पूरा पुंछ के अंदर, ये पूरा डिस्टर्ब एरिया है, LOC एरिया है, और हमारी जब बहनें आती हैं तो हमें अपनी बहनों की कुछ देर के लिए यादें भूल जाते हैं और हमारी यही बहनें हमें हमेशा याद आती हैं। कुछ और है, उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना? आपका नाम? सर मैं इंस्पेक्टर विजय सर। जी बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो अपने घर की यादें थी वो कुछ कम हो गई हैं। कुछ दिन के लिए कुछ टाइम के लिए लगेगा कि मुझे अपना परिवार यहाँ मिला हुआ है। जैसे दीदी ने अपना नंबर भी दिया है और हमेशा इस टाइप के जब ओकेजन होते हैं तो दीदी आती रहती हैं। काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे ही हमारा ड्यूटी भी ऐसी है कि आप लोगों से तालमेल रखूँ और तालमेल के साथ ही हम सिक्योरिटी आपकी दे सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार जो भाई हैं, CRPF के जवान हैं, वो भी खुश हैं कि उनकी बहनें उनसे दूर हैं, लेकिन पुंछ की बहनों ने जो है आज आकर उनकी लंबी आयु की कामना की है, तिलक लगाया है और उन्होंने ये प्रार्थना की है कि इन भाइयों की लंबी आयु हो। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन पूजा के मुकद्दस त्योहार पर आप सबको नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि भगवान श्री कृष्ण हर एक की ज़िंदगी में खुशी लाएं, खुशहाली और सेहत की नेमतें अता करें। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बाकायदा X पर ट्वीट कर लोगों को भैया दूज की मुबारकबाद दी और उनकी खुशहाली और सेहत की दुआ भी की। उधमपुर जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ैली तरबियती मरकज़ में एक अज़ीमुश्शान कन्वोकेशन परेड का इनेकाद किया गया। 3 रियासतों और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 620 भर्ती हुए इन कांस्टेबलों ने अपनी 44 हफ्तों की सख्त बुनियादी तरबियत मुकम्मल की और कौम की खिदमत का हलफ लिया। मेहमान खुसूसी पंकज रस्तोगी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल BSF हेडक्वार्टर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने परेड की सलामी ली। तकरीब को ख़ास तौर पर आला ओहदेदारों बशमूल अमूद अशोक की मौजूदगी ने ख़ास बना दिया। नागपुर IPS SSP उधमपुर तकरीब में फ़ौजी और मरकज़ी पुलिस और फोर्स के आला अफसरान, असातिज़ा और बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ रिक्रूट्स के अहल खाना और आसपास के मुअज़्ज़ज़ शहरियों को मुश्तमिल मुतवन्ने सामाईन ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने इस यकीन का इजहार किया है कि नए भारतीय होने वाली पूरी जोश और खरोश के साथ खिदमत अंजाम देंगे और ईमानदारी, मुल्क के दिफा की पहली लाइन के तौर पर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए BSF और इनके ख़ानदान दोनों के लिए वक़ार पैदा करती है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुश लग रहा है और हमें इतना काबिल बना दिया है कि बॉर्डर में हम बहुत अच्छे से ड्यूटी कर सके। कोई आपत्ति नहीं आएगा हमको, हर मौसम में हम ड्यूटी कर सकते हैं। और आने वाले युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि BSF अच्छा फोर्स है, बहुत ही अच्छा फोर्स है। यहाँ आइए, ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा रहेंगे। लेकिन जो भी साजो सामान और जो स्किल सेट की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इनको यहाँ पर दी जाती हैं कि जो हमारे वेपन सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, जो ड्रिल है, उसके बारे में वो जान सकें और उन सब चीज़ों का वो कुशलता से बॉर्डर पे उपयोग कर पाएँ। BSF हेडक्वार्टर नई दिल्ली के ADGP पुनीत रस्तोगी ने रिजर्व फोर्स के एहलकारों के लिए जामे तरबियती प्रोग्रामों पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जबकि तरबियत का निज़ाम कई सालों से मौजूद है, ये मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वक्त के साथ साथ तैयार हुआ है। हमारे एहलकारों को फराहम की जाने वाली बुनियादी तरबियत जामे और इनके फ़राइज़ के लिए काफ़ी है। ADGP ने कहा कि मुख्तलिफ खित्ते मुनफरिद चैलेंजेस पेश करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो, बांग्लादेश की सरहद, नक्सल से मुतासरा इलाके या इंसदात दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ। जवानों को इनके मखसूस तैनाती इलाकों और ज़रूरियात की बुनियाद पर इजाफी खुसूसी तरबियत फराहम की जाती है।
जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटते हुए उन्होंने जदीद तकनीकी तरबियत को शामिल करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हथियारों की जदीद तरबियत एक पहलू है, लेकिन हम ड्रोन ऑपरेशन जैसे उभरते हुए खतरात का मुकाबला करने पर भी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। फोर्सेज ने इज़दाते ड्रोन सिस्टम्स के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम नाफिज किए हैं, जहां हाईटेक आलात का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस वेपन्स की जो ट्रेनिंग है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है और ड्रोन का इधर जो यूज़ है क्रिमिनल्स के द्वारा वो काफ़ी बढ़ा है और ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और जिसके बारे में भी उनको बताया जाता है और उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और लेकिन जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है और जो इस तरह के जो उपकरण हैं जिसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, तो वो ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है जिनको इसके लिए चिन्हित किया जाता है। तो जो एक साधारण जवान है उसको जो एक बुनियादी प्रशिक्षण है वही दिया जाता है और ये जो आप कह रहे हैं ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की परिधि में आता है। निश्चय ही उनको एक एक्सपोजर दिया जाता है कि इस तरह की भी चीज़ों का इस्तेमाल क्रिमिनल्स और ट्रांस बॉर्डर जो क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो सभी को नहीं दी जाती। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया के दूसरे ऊंचे ग्रीन गोल्फ कोर्स में काफी अरसे के बाद आज पहली बार केडी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने किया। इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग, एसडीएम गुलमर्ग और दीगर अफसरान भी थे। बड़ी तादाद में गोल्फ के माहिरीन और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि गुलमर्ग में दुनिया के मशहूर गोल्फ कोर्स में मजीद तामीर करके विंटर स्पोर्ट्स की तरह मुख्तलिफ टूर्नामेंट मुनक्किद कराए जाएं, ताकि यहाँ के नौजवान भी अपनी सलाहियतों को निखार सकें। गोल्फ से मुंसलिक लोगों ने खुशी का इजहार किया। एक हेरिटेज कोर्स है which is third oldest golf course in our country और this is one of the highest golf greens in the world। इस golf course को अहमियत नहीं दी गई। आज 10 साल के बाद यहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ अंग्रेज़ों के वक्त एक लेडीज़ golf course भी था। इंशाल्लाह अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हम इस गोल्फ कोर्स को इंशाल्लाह एक साल में खूबसूरत बनाएंगे और इस गोल्फ कोर्स को एट पार विद अदर कोर्सेज इन आवर कंट्री बनाएंगे। शुरुआत हो चुकी है क्योंकि अगर हम टूरिज्म पॉइंट के हिसाब से भी देखेंगे ये एक अट्रैक्ट करेगा बहुत से गोल्फर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड और उसमें हम एक पहल लेंगे जो ही ये उस काबिल हो जाएगा कि एक नई शुरुआत हो चुकी है। जैसे हमने पहले ही कहा कि हम भी ल्योर करेंगे जो फॉरेन गोल्फर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से जो टूर्नामेंट्स खेलते हैं, जो प्लेजर गोल्फ खेलते हैं, उनको रागिब करेंगे गुलमर्ग की तरफ। तो हमारे लिए एक नहायत ही खुशी की बात है। खुशी हो रही है, हमारे बहुत सारे कैडी खेल रहे हैं जो श्रीनगर से भी आए हैं, यहाँ गुलमर्ग के भी हैं, लोकल हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है सर हमें। और उम्मीद है सर ऐसे ही कंपटीशन बहुत सारे आगे चलने चाहिए, लगने चाहिए कि गोल्फ कोर्स हमारा ज़िंदा रहेगा, खुश रहेगा और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आएंगे, रौनक लगेगी। ये हमें बड़ी खुशी हुई सर आज। कांग्रेस की जानिब से तराल ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत ब्लॉक सदर फिरोज अहमद ने की। इस दौरान इलाके के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और वर्करों पर जोर दिया गया कि अपने इलाकों के मसाइल देखें ताकि इन मुश्किलात को आला हुक्काम तक पहुँचाया जा सके। से एक ख़ास और अहम इजलास बुलाया गया जिसका ख़ास और अहम मकसद आवाम की हर मुमकिन सहूलियत बराए समाजी और इनफरादी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत है और दिन व रात इनकी खदमत करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कांग्रेस पार्टी तराल हर वक्त यानी 24 घंटा हाजिर खदमत रहेगी। हम ये तराल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे दफ्तर खोला है और हमारे यही मुद्दा और मकसद है कि चाहे किसी भी पार्टी के साथ कोई भी तराल का रेजिडेंट हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो या इवन किसी
अदर पार्टी का हो, वो उसकी खिदमत के लिए कांग्रेस पार्टी 24 घंटे वक्फ रहेगी। उनका कोई भी निजी मसला हो, समाजी मसला हो या और कोई मसला हो, कांग्रेस पार्टी उनकी मदद के लिए यहाँ पर हाजिर रहेगी। खबर राजौरी से है, जहां एक बुजुर्ग जोड़ा गुज़िश्ता कई सालों से कच्चे घर में रिहाइश पजीर है। उन्होंने जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि इनके घर को वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत पक्का बनाया जाए। इसका घर किसी भी वक्त गिर सकता है। इस खातून ने कहा कि आज तक इसका नाम सर्वे में नहीं मिला। महकमे की टीम इसके घर आई है और इसके बाद भी इसका घर कंक्रीट का नहीं बना। इस औरत और इसके बूढ़े शौहर को कच्चे मकान में रहना पड़ता है। इस खातून ने जिला इंतजामिया से अपने घर की मरम्मत कराने की अपील की है। इस खातून का कहना था कि इस कच्चे घर में रहना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश के दिनों में सारा पानी घर के अंदर होता है। 70 साल, नाम माड़ा है बिमला देवी। बड़ी परेशानी है, गरीब बंदे हैं, असां कोई मदद नहीं करना। परेशानी च जिसने आखने बस है हो जैसी टाल बटाल करी जा सकी, कोई नहीं देना कख भी कुछ भी। तो बड़ी मुश्किल है नाल दिन पास करने। हम कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, कोई कख नहीं सकना, मजबूर हैं। इन्हें बाहर शेषनी तो राती का सी ना सकने, दिने फिर करने भाई चलो नसी जासा। ये 2 बारी रुड़े अभी आए तो उस वेले बाहर निकली जाने रहे हैं। तो जे राती कोई इस तरह अरसा हुआ तो फिर तो बड़ा मुश्किल है सड़े वास्ते। कागज शागज को बनाए महकमे लाए नहीं जी, ऐसा से कागज कख नहीं, बस फोटो खींचने रहे तो तुम फोटो खींची नहीं जुले कोठे मकाना तो सही पैसे आई जासा, कोई कख नहीं। बारिश चोना मारा अंदर दीवारा भी फटी है, सारा कुछ बुरी हालत है। रहना जी कुछ वाला दुआ टेई सकनी है, मकान टेई सकन। हाँ महकमे ये आसान है कि असें मकान मिलना चाहिए, सारा गुजारा हुआ है कुछ तरीके से। हूँ जान जुड़ दिया, हूँ कम तो हो ही नहीं सकना कोई भी। सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा पुलवामा में आग की हौलनाक वारदात में पॉलीमर इंडस्ट्री खाकिस्तर हुई है। ताहम फौज और फायर सर्विस के अलावा पुलिस की काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आज सुबह सिडको इस्टेट लासीपुरा की पॉलीमर इंडस्ट्री में अचानक आग नमूदार हुई। इंडस्ट्री में खाम और तैयार करदा माल, ज़्यादातर प्लास्टिक और फोम होने की वजह से आग आनन फानन पूरी इंडस्ट्री में फैल गई, जिससे इंडस्ट्री की तमाम मशीनरी खाकिस्तर हो गई। ताहम फौज और फायर सर्विस के अलावा मकामी लोगों की बचाव कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। ताहम आग की वारदात से काफ़ी नुकसान हुआ है। इधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके आग लगने की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। खराब है, इस वक्त से ये बड़ा मुसीबत हमें आया। मैं सबसे पहले यहाँ की लोकल जो हमारे ये गाँव हैं उन्होंने हमें मदद की, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की आर्मी ने जितना मदद हमें किया, हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं किस तरीके से हम वो अल्फाज पेश करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल जो आग हुई है वो आर्मी की वजह से उन्होंने ऐसे कुछ वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे जिससे ये बिल्कुल कंट्रोल हो गया। अगर वैसे वो आर्मी वहाँ नहीं आती तो पता नहीं ये पूरा एस्टेट इस वक्त जल रहा है कि आप देख रहे हैं ये गैस यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ये जो प्लास्टिक टैंकी है, अगर ये आग और फैली तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान क्या होगा इस अभी हम उतना असेस नहीं करें, लेकिन ये बात आप यहाँ लो कि करोड़ों में ये नुकसान है हमारा, करोड़ों में ये नुकसान हमारा। और मैं दोबारा ये शुक्रिया करता हूँ आर्मी को, पुलिस को। और घर से जो भी होता है, जो भी जमा पूंजी होती है वो इस फैक्ट्री में लगाता है और इस फैक्ट्री को खड़ा करता है। एक दिलदोज वाक़ा है जो ये आग लग गई इसको। हम यही चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, नई गवर्नमेंट बनी है कि इसकी तरफ ध्यान दे और इसको कुछ मदद करे ताकि ये फिर से खड़ा हो जाए। पे ही जो हमारा पहला टीम पहुंचा, उन्होंने इस सिचुएशन को एक्सेस करके हमें मैसेज दी कि हमें स्ट्रॉन्ग रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है क्योंकि आग की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। और अकॉर्डिंगली वो मोबिलाइज रिसोर्स जो हमारे नियर बाई फायर स्टेशन हैं लाइक फ्राम हेडक्वार्टर पुलवामा, राजपुरा, कीगाम एंड जैनपुरा और मल्टीपल यूनिट्स को हमने भेजा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली एक्शन से और क्विक एफिशिएंट रिस्पांस और एफिशिएंट ऑपरेशन की वजह से ही हमने जो है इस भयानक आग पे विद इन नो टाइम जो है कंट्रोल पाए, इसको कन्फाइन करके कंट्रोल किया। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज आग की एक होलनाक वारदात पेश आई जिसकी वजह से ये पीछे जो इंडस्ट्री है, पॉलीमर इंडस्ट्री है,
तो इसमें आग नमूदार हुई, अचानक आग नमूदार हुई, उसकी वजह से पूरी जो फैक्ट्री है ये खाकिस्तान हुई। ताहम इस आग बुझाने में यहाँ के जो फायर सर्विस है, यहाँ लोकल्स है और ख़ासकर जो फ़ौज का रोल रहा है वो काबिल ज़िक्र रहा, तो उसकी वजह से इस आग पे काबू पाया गया है ताकि जो बाकी नुकसान है उससे बचाया जा सके। वो काम यहाँ पर अंजाम दिया गया। ताहम नुकसान जो देखा जा रहा है वो यहाँ पर करोड़ों में इस फैक्ट्री में देखने को मिल रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, लासीपोरा, पुलवामा। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू सूबे के ओबीसी सेल का एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। यह कन्वेंशन पार्टी के ओबीसी सेल के सदर अब्दुल गनी तेली की सदारत में मुनक्किद हुआ। ओबीसी सेल के पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सधोत्रा ने इस मौके पर कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ओबीसी समेत समाज के तमाम तबकात के फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि ओबीसी मेंबरान चाहते हैं रिजर्वेशन की सहूलत और हुकूमत इनके तमाम मुतालबात को पूरे करने जा रही है। वाज़ेह है कि कोई क्या कहता है उस पर मैं नहीं जाता। मैं ये कहता हूँ कि देश की मजबूती, देश की बेहतरी, देश की तरक्की, रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की, लोगों की बेहतरी, उसके लिए स्टेटहुड बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको फिर कहूँगा, बड़े वसूख के साथ कहूँगा कि अगर सही मायने में आपने जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लानी है तो फौरी तौर पे आपको स्टेटहुड देना चाहिए ताकि डुअल कंट्रोल ना रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। ऐसे लग रहा है कि आज अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है और इस किस्म का माहौल जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी देखा नहीं। आज पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ है, बाकी सिस्टम एक तरफ है। तो अगर कल वो बनती है, स्टेटहुड मिलता है, तो मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, उमर अब्दुल्ला साहब यानी मैंने आपको कहा कि वो बड़े तजर्बेकार, उनके पीछे बहुत बड़ा तजर्बा है और उस तजर्बे की वजह से यहाँ अमन होगी, शांति होगी और जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी अपनी इनपुट देंगे जिससे कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे। हमारा सिर्फ यही कहना है कि मिलिटेंसी को कंट्रोल करना चाहिए। अगर मिलिटेंसी बढ़ रही है तो बड़ी तशवीश है, हमें भी इस बात पे बड़ा दुख होता है कि अमन शांति को कोई भंग करे। तो यही हमारा कहना है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर आजानी देवेंद्र सिंह राणा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए श्रद्धांजलि प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राणा जुमेरात को तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। पार्टी कायदीन बशमूल पार्टी सदर रविंदर रैना, एमपीज जुगल किशोर और गुलाम अली खटाना, कानून साज कारकुनों ने आजानी देवेंद्र सिंह राणा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिर ने राणा की मौत को पार्टी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। इनका कहना है कि राणा मास बेस लीडर थे जिन्होंने हमेशा गरीब और नादार लोगों के लिए जद्दोजहद की। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोना मोहल्ला आरीगाम तराल के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि इलाके में नस्ब ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो रहा है और पिछले 15 दिनों से इलाके में बिजली की आंख मचोली से वो सख्त परेशान है। उन्होंने महकमे से इलाके में नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की। तकरीबन आज हमें तकरीबन 10-15 दिन से हमें पावर की बिल्कुल पता ही नहीं है। हमारे हो गया यहाँ तकरीबन 47 साल हम यहाँ रह रहे हैं। उस वक्त भी हमारा ये प्रॉब्लम था, ये ट्रांसफ़र का, आज भी यही प्रॉब्लम है। उस वक्त 5-10 घर, आज है 27 चूल्हे इस पर मुनसर है। ख़ासकर इसमें मस्जिद शरीफ है जहाँ बिल्कुल पावर नहीं है। हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल लाइट से हम नमाज़ पढ़ते हैं। पानी में घर में पानी भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर इस पर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है महकमा हाजा से कि हमारी ये मसाइल जो है, दीन ने बहुत मांग है, ये हमारी मसाइल जो हमारी पूरी की जाएगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।